हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन बाय निकोलस हेनरी। तो एक निकोलस हेनरी थिंकर था, उसने 5 स्टेजेस बताए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन की। तो फर्स्ट स्टेज थी हमारी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटनी, देन प्रिंसिपल आए। उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, उसके बाद हम जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ABC। हम जा रहे सेकेंड ऑप्शन पर। उसके बाद सी पब्लिक नहीं, उसके बाद हम जाएंगे हाँ सी, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। तो आंसर विल बी सी, नॉट बी। यस, मैनी स्टूडेंट मार्किंग बी। नो, आंसर विल बी सी। देखो पहले प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन की डायक्टोटमी हुई, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आए, उसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, सी लास्ट में का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैस्लो की स्केल नीड थ्योरी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कौन सा भी PYQ उठा लीजिए, 2023 का कौन सी भी शिफ्ट का, 2024 का कौन सी भी शिफ्ट का, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको क्या है, ये जो नीड्स है ना, हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करनी है। ये किसी शिफ्ट में एग्जाम्पल आता है, आपका क्वेश्चन ये ज़रूर आता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है बिलोंगिंग। पहले होती है हमारी साइकोलॉजिक नीड A, उसके बाद हमारी जाती है सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड के बाद बिलोंगिंग नीड, बिलोंगिंग के बाद एस्टीम नीड, एंड एस्टीम नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए आपका आएगा साइकोलॉजिक नीड्स, देन ई सेफ्टी नीड, देन आपका बी बिलोंगिंग, डी स्टेब नीड्स, एंड सी इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट, एंड लोएस्ट आपका है साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट इनमें ना बेसिकली क्या आता है, एक तो क्रोनोलॉजिकल आता है। ठीक है, एक जो 2024 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था कि आपको ये 5 इनमें से 4 दे देंगे और एक वो राइट डाउन कर देंगे कि एंटरटेनमेंट नीड। तो उनमें से आपको भी फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा इनमें से जो थ्योरी है, मतलब नीड थ्योरी है, नीड थ्योरी का एलिमेंट है, या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो है पिरामिड होता है, इसमें जो क्या है हायरार्की वाइज हमारी होती है। तो पहले आपकी बेसिक आएगी साइकोलॉजी नीड, फिर सेफ्टी नीड आएगी, सिक्योरिटी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस आएगी, फिर आपकी एस्टीम नीड आएगी, लास्ट आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू नीड थ्योरी गिवन बाय एबन मैस्लो। ओके, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मार्क दिस माई वर्ड्स, mark my word, the question you will get in your exam. Okay, so moving on the next question, अब है टू फैक्टर थ्योरी। द एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर इन द की प्रोसेस इज मैनेजमेंट, ये है आपका असलरेशन। देन रीजन, थ्योरी वाई रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ कंडीशन conducive for the member to achieve their own goal by directing their effect toward the success of enterprises। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थ्योरी दी थी टू फैक्टर थ्योरी, एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। जो एक्स थ्योरी होती है वो क्या, मैनेजर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सप्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ अपना व्यू पॉइंट नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को सप्रेस करता है। ठीक है, जो मैनेजर बोलेगा वही वर्कर करेंगे, वर्कर अपना व्यू पॉइंट नहीं देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सप्रेस करती है। वहाँ पे एक जो उसको हम अथॉरिटेरियन भी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो वाई है वो क्या करते हैं, वाई जो हमारी जो लीडरशिप होती है, जो वाई थ्योरी बोलती है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज़ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो क्या है, जो एम्प्लॉय है उनके जो व्यू पॉइंट है, उनका जो ओपिनियन है वो भी मैटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को वेलबींग डेवलप एक प्रोग्रेस स्टेज के
स्टेज पर ले जाने के लिए। तो वाई थ्योरी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है और दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू MP फॉलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके ये तो मैंने आपको आंसर ठीक करा दिया था, ये A D नहीं था, A B C था। वो मैंने पिछले ही क्लास में आपका जो लेक्चर जो कल लाइव हुआ था 31 को, वो पे मैंने करेक्शन करा दिया था। यहाँ पे मैंने एक बार और करेक्शन करा दिया है कि आंसर A B C है, D E नहीं है। मोटिवेशनल फैक्टर थ्योरी का है ये कंसेप्ट, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें पूछा था जॉब सर्टिफिकेशन, हमने हाइजीनिक फैक्टर का लगा दिया था। ओके तो कई बार हो जाती है मिस्टेक, ह्यूमन एरर। ओके तो अब एग्ज़ाम में भी कई बार सिली मिस्टेक होती हैं, तो हो इन स्टूडेंट इन चीज़ों को हम बोलते हैं सिली मिस्टेक। यू नो द आंसर बट समटाइम यू कन्फ्यूज़ बिटवीन द कंसेप्ट। ओके तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू ट्राई द रिमूव योर सिली मिस्टेक। इफ़ यू रिमूव योर सिली मिस्टेक यू विल एबल टू अचीव योर टारगेट। ओके तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। मोटिवेशन फैक्टर कौन होते हैं, जो आपको इंटरनल मोटिवेट करे। ओके आपको ठीक है। और हाइजीनिक फैक्टर वो होते हैं जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में होने ही होने चाहिए। ठीक है अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वो एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है इंपॉर्टेंट इन द सेंस दे आर नेसेसिटी। ठीक है ये ज़रूरत है, जैसे बेसिक नेसेसिटी है कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ये फैक्टर होने चाहिए। इंटरनल फैक्टर जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो जो आपको मोटिवेट करते हैं अंदर से। ओके दैट यू वांट टू डू दिस वर्क। ओके आप एक जॉब कर रहे हो तो आपको उसमें क्या है, इंटरनल फैक्टर होना चाहिए, मतलब अचीवमेंट होना चाहिए। अचीवमेंट इन द सेंस कि आप अच्छा वर्क कर रहे हो, आपकी यू गेटिंग अचीवमेंट। ओके you are performing your role better. Okay you're doing your duties good, you're doing your role with honesty and dedication, and you're achieving the desirable target. Okay and then फिर recognition, if you're doing good the employee should be get recognized by through awards. Okay नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो गया था। इधर भी सिंस पूछा है, तो जो कई बार स्टूडेंट आपने भी कमेंट डाउन डाला था आंसर देते वक्त कि जो डी भी होना चाहिए, पर मैंने पे जब भी एक्सप्लेन किया था लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सिंस नहीं होते। मतलब अगर आपके पास अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं और 10 एम्प्लॉयज़ वो अच्छे हैं ना, तो ये इस बात नहीं है कि वो मतलब सिंस बन जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके अब मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा जो हमारा क्या फीचर नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको बताना है कि मेंटल रेवोल्यूशन किसने दिया था, टेलर ने दिया था। अब आपको 14 क्वेश्चन है, इसमें से जो बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइन डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंस किसने दी थी, ये दी थी आपकी डयोड ने दी थी। ठीक है और डी इसका करेक्ट आंसर। फिर आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेजर टू सर्व द शॉप फ्लोर अकॉर्डिंग टू द टेलर फंक्शनिंग फॉरमैनशिप इज़ द साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी में जो टेलर ने है उन्होंने क्या वो जो शॉप फ्लोर पे कौन कौन संभालेगा, मतलब कौन कौन इंचार्ज होगा, तो स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इन्फेक्शन बॉस। तो A B and E C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन। जो साइंटिफिक थ्योरी थी उसमें जो ट्रेलर ने ये बोला कि एक एम्प्लॉय है ना, वो 8 बॉसेस के अंडर काम करेगा। फर्स्ट जो तो 4 जो बॉस होंगे वो होंगे प्लानिंग इंचार्ज, 4 बॉस होंगे जो है प्रोडक्शन के इंचार्ज। ओके जो प्लानिंग में आएंगे हमारे जैसे रूट क्लर्क आएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आएगा, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनरी। फिर जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो स्पीड बॉस है, इंस्पेक्टर है, मेंटेन फॉरमैन है और गैंग बॉस है। ठीक है तो इसमें जो साइंटिफिक थ्योरी में ये बताया कि एक एम्प्लॉय 8 बॉस के अंडर काम करेगा, ताकि क्या है जो एरर की मिस्टेक है, जो मतलब मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो सके और हमारा जो वर्क हो साइंटिफिक हो और जल्दी से हो। ठीक है तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग और उसमें प्रोडक्शन में। तो इसमें ऑप्शन आपका सी है, A B and E इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड राइट डाउन योर आंसर इन द कॉमेंट सो आई कैन टेल द करेक्ट आंसर. I have already given you explanation of this question.
तो 1 वर्कर इज इक्वल टू 8 बॉस. ओके. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट और थिंकर, सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आपके. थिंकर कंसेप्ट, थिंकर कंसेप्ट, थिंकर कंसेप्ट. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट. ओके. And part 3 and part 4 will be coming on 3rd and 4th. 5th is Sunday, you have to revise your 5th is Sunday, and 6th is your exam. After exam, I will analyze the paper, what the paper is all about. We will analyze it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना आपका. पीटर डकर का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव रॉन्ग है. तो मैनेजमेंट इज सब्जेक्टिव, मैनेजमेंट इज स्पेसिफिक रोल, मैनेजमेंट इज एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू, मैनेजमेंट अप्रूवल मैकेनिज्म मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो बी डी तो नहीं होगा, ए एंड सी तो नहीं है इधर. या सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं. मैनेजमेंट अप्रूव द मैकेनिज्म नहीं, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. लास्ट में ये क्या है, कुछ हमारे पास कंसेप्ट है और किसने इसको एलिमेंट, मतलब क्या उनमें जो मेन क्रक्स है उसका. ओके. तो रैशनल चॉइस थ्योरी का है, फोकस ऑन नॉर्म्स एंड क्लाइंट रॉयल्टी. द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, the new public administration management and golden era of public administration. ठीक है, तो start answering, then I will provide you the correct answer. तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसको क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को प्रैक्टिस करेगा. तो बी का फर्स्ट तो नहीं है, नो. यस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करेगा सी का फर्स्ट. ओके, सी का फर्स्ट. तो हम ऑप्शन हम ओके, हम फर्स्ट को हटा देंगे, लास्ट को हटा देंगे. अब सेकंड और थर्ड में से देखते हैं. जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो क्या है, एनकरेज रिवॉर्ड एज अ पॉलिसी एनालाइज. तो ए का सेकंड. यस, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड. तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू फाइंड द लेक्चर